हाय गाइस, दिस इज़ इंडिया एजुकेशन। और आज हम एथिक्स के सिलेबस को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। आज चर्चा का विषय रहेगा मनोवृत्ति संरचना में निर्धारक तत्व। कल हमने इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा की थी, उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने इसके 3 प्रमुख कारक बताए थे। पहला जन्मजात कारक, दूसरा व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारक, तीसरा अन्य कारक। इन 3 कारकों के अंदर हम सब हेडिंग्स बना के और इस टॉपिक को पूर्णतः फिनिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उसका 3 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन भी बताऊंगा और इसके साथ अपन बीच बीच में एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्रथम क्या है? जन्मजात कारक। तो एथिक्स में शोधकर्ताओं का, वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य में कुछ मनोवृत्तियां जन्मजात कारकों से निर्धारित होती हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे अगर कोई व्यक्ति संगीत में रुचि लेता है, निश्चित तौर पर उसे यह आनुवांशिकता में प्राप्त होती है। आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखते होंगे आज की दुनिया में। इतने संगीतकार, उनके बच्चे संगीत के क्षेत्र में जाते हैं। पर ऐसा शोधकर्ता कहते हैं तो हमको वही बात आपसे कहनी पड़ रही है। बहुत हद तक सत्यता भी इसमें। अपवाद तो देखिए हर जगह होते। इसके बाद दूसरा कारक है व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारक। इसके तहत हम 4-5 सब हेडिंग बनाएंगे, फिर उन पर चर्चा करेंगे। पहली इसमें सब हेडिंग क्या रहेगी? परिवार एवं विद्यालय। दूसरा पुरस्कार एवं दंड। तीसरा प्रतिरूपण। चौथा सहचर्य। सबसे पहले बात करते हैं अपन परिवार एवं विद्यालय की। किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति के निर्माण में परिवार एवं विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि उसको एकदम पॉजिटिव माहौल प्रदान किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बुजुर्ग किन्हीं किन्हीं बच्चों को कहते हैं कि यह बच्चा बहुत संस्कारी है। तो दरअसल जो संस्कार दिखाई देते हैं वो एक अभिवृत्ति होती है, जो उनको घर के माहौल से, परिवार के माहौल से, विद्यालय के माहौल से, शिक्षकों द्वारा, माता पिता द्वारा, भाई बहन द्वारा, उनमें वो चीज़ डेवलप की जाती है। तो इस तरह हुआ ना, मनोवृत्ति के निर्माण में निर्धारक तत्व परिवार एवं विद्यालय। इसके बाद दूसरा बिंदु अपन देखते हैं पुरस्कार एवं दंड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है तो उसके अंदर कैसी मनोवृत्ति विकसित होगी? सकारात्मक। और अगर किसी व्यक्ति को दंड मिलता है तो उसके मन में कैसी मनोवृत्ति विकसित होगी? नकारात्मक। इसका अपन व्यक्ति से एग्जाम्पल ना लेके शहर से लेते हैं, और शहर रहेगा ये इंदौर। लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। जब स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है तो हर बार ये पुरस्कार भी ले रहा है। तो यहाँ के व्यक्तियों में एक मनोवृत्ति का विकास कैसा हो रहा है? सकारात्मक मनोवृत्ति का। एक ऐसा एटीट्यूड विकसित हो रहा है कि नहीं, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंदौर, खुद को भी स्वच्छ रखें। तो निश्चित तौर पर इस पुरस्कार ने क्या किया? एक अभिवृत्ति का निर्माण कर दिया यहाँ के लोगों में। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अगर किसी चीज के लिए दंड मिलता है तो उसके मन में कैसा? नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होगा। इसके बाद तीसरा बिंदु हम देखते हैं प्रतिरूपण का। इसमें क्या है परिभाषा इसकी? कि जब किसी अन्य व्यक्ति को हम पुरस्कृत होते या दंड होते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। इसका एक बढ़िया इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक जैसे अपन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध। आप सिविल सेवा से जुड़े हुए भी IAS IPS अधिकारी ले सकते हैं।
मतलब आपके जो आइडियल हैं, आप जिन्हें आदर्श मानते हैं, उनका आप इस पॉइंट में जिक्र कर सकते हो, बेहिचक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि उनके देखकर आपके मन में इस अभिवृत्ति का निर्माण होगा, और ये सकारात्मक अभिवृत्ति। अब नकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होगा? सिर्फ फिल्मों में बहुत जगह चोरी का सीन होता है, तो रियल लाइफ में भी बहुत से चोर उस चीज का इस्तेमाल करके चोरी करते हैं। वो फिल्मों में अच्छा लगता है इस तरह का, पर रियल लाइफ में नकारात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। इस तरह हमने देखा प्रतिरूपण के तहत कि किस तरह किसी अन्य व्यक्ति को पुरस्कृत या दंडित होते हुए देखकर अपने मन में अभिवृत्ति का निर्माण होता है। उसके बाद मैं चौथे बिंदु की चर्चा करने जा रहा हूं, सहचर्य। सहचर्य मतलब सहपाठी भी कह सकते हो, जिसके साथ आप रहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस 2 लाइन एक दोहा सा है, उसको आप लिख दीजिएगा, बहुत शानदार इसका उत्तर बन जाएगा। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, जैसी संगत बैठिए तासोई फल दी। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, कदली अर्थात केला, उस पर पड़े तो क्या बन जाती हो? कपूर। सीप अर्थात समुद्र, उसमें पड़े तो क्या बन जाती है? मोती। भुजंग अर्थात सर्प, सर्प के मुख में पड़े तो क्या बन जाती है? विष। तो इस चीज को आप लिख दीजिएगा, निश्चित तौर पर उत्तर एक अलग तरीके से दिखने लगेगा। तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारक के तहत हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की। पहला क्या? परिवार एवं विद्यालय। दूसरा पुरस्कार एवं दंड। तीसरा प्रतिरूपण। चौथा सहचर्य। अब हम तीसरे प्रमुख कारक की तरफ आते हैं, जो कि अन्य कारक के तहत गिना जाएगा। अन्य कारक में भी 4 से 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहला, संदर्भ समूह। संदर्भ समूह कैसा भी हो सकता है। आपका समूह राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, शैक्षणिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपका समूह कैसा है, और जिस तरह का समूह होगा वो आपको उस तरह की अभिवृत्ति के निर्माण में सहायता करेगा। इसके बाद दूसरा बिंदु हम देखते हैं, आवश्यकता, पूर्ति एवं लाभ। जिस व्यक्ति, विचार, वस्तु से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उस व्यक्ति, वस्तु, विचार के प्रति आपकी मनोवृत्ति कैसी होगी? सकारात्मक। और अगर उस व्यक्ति, वस्तु, विचार से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो आपकी उनके प्रति मनोवृत्ति कैसी होगी? नकारात्मक। इसका भी ताजा एग्जाम्पल ही देखते हैं। जैसे 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं, आप मान लीजिए कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आप घर से बाहर निकले, आपका परीक्षा केंद्र थोड़ा दूरी पर है, रास्ते में हैं, आप जा रहे हैं, आपको लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। सामने से एक मोटरसाइकिल वाला चला आ रहा है, आपने उसे रोका, आपने कहा हमें परीक्षा केंद्र तक छोड़ दीजिए। वो मना कर देता है या फिर आपको नहीं ले जाता। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति क्या हुई? नहीं हुई उस व्यक्ति से। आपके मन में उस व्यक्ति के लिए कैसी अभिवृत्ति का निर्माण होगा? नकारात्मक, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई उस व्यक्ति से। और यदि वह व्यक्ति आपको परीक्षा केंद्र तक छोड़ के आता, तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कैसी अभिवृत्ति का निर्माण होता? सकारात्मक अभिवृत्ति, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति उस व्यक्ति ने पूरी कर दी। ठीक है। इसके बाद तीसरा बिंदु हम देखते हैं, व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा ही जीवन में मनोवृत्ति का निर्माण होता है।
इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अन्ना हजारे द्वारा सामुदायिक उत्थान के लिए किया जाने वाला प्रयास। आप सभी ने भी सुना होगा कैसा आंदोलन किया था उन्होंने, शायद लोकपाल बिल के लाने के लिए किया था उन्होंने, पर था सामुदायिक उत्थान के लिए। तो ये शायद बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इस पॉइंट में लिखने के लिए। उसके बाद फिर एक बिंदु चौथा जो अपन लेना चाहते हैं वो है संस्कृति का प्रभाव। सबकी अलग अलग संस्कृति होती है, हमारी अलग संस्कृति है, आपकी भी कोई ना कोई संस्कृति होगी, और हर व्यक्ति की अपनी संस्कृति के प्रति एक निष्ठा होती है। हर व्यक्ति की संस्कृति उस व्यक्ति के अंदर अभिवृत्ति विकसित करने में सहायता करती है। कैसे? इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसे सिर्फ आप एग्जाम्पल के तौर पर ही देखिएगा, अन्यत्र इसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे पशु बलि की बात करते हैं तो मुस्लिम संस्कृति में पशु बलि को सकारात्मक मनोवृत्ति की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि अगर जैन धर्म की बात की जाए या फिर जैन संस्कृति की बात की जाए उसमें पशु बलि को नकारात्मक अभिवृत्ति की दृष्टि से देखा जाता है। मैं पुनः कह रहा हूं, इस उदाहरण का उपयोग केवल पढ़ाई में ही है, इस पॉइंट तक, इस बिंदु तक ही सीमित है, अन्यत्र इसका कोई उपयोग नहीं है। इसके बाद छठा बिंदु जो चर्चित है बहुत, शास्त्रीय अनुबंधन। मुझे लगता है कि ये बिंदु शास्त्रीय अनुबंधन ये कभी 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, तो अपन 3 नंबर के हिसाब से इसको तैयार करेंगे। सबसे पहली चीज तो इसके प्रणेता अपन जान लेते हैं, इसके आविष्कारक कौन है। इसके आविष्कारक इवान पेत्रोविच पावलोव, पुनः दोहराता हूं मैं, इवान पेत्रोविच पावलोव इसके प्रणेता हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अब हम। जब 2 घटनाएं एक निश्चित क्रम में लगभग एक साथ होती हैं तो पहली घटना दूसरी घटना का संकेत बन जाती है और व्यक्ति दूसरी घटना के प्रति वही प्रतिक्रिया देता है जो उसे देनी चाहिए। परिभाषा नहीं आई ज्यादा समझ में? चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एक माँ अपने बच्चे को लेकर मंदिर के सामने जाती है। वह स्वयं भी हाथ जोड़ती है और बच्चे से भी कहती है कि हाथ जोड़ो आप भी बेटे। यह गतिविधि जब बार बार चलती है, एक समय ऐसा आएगा कि जब बच्चा मंदिर के सामने जाएगा तो वह स्वयं ही हाथ जोड़ लेगा। बच्चे के अंदर क्या होगा? अभिवृत्ति का विकास। उसके मन में धारणा उत्पन्न हुई कि नहीं, माँ ने सिखाया है जब भी मंदिर के सामने जाना है हाथ जोड़ना है। इस तरह समझ में आया, पहली घटना दूसरी घटना का संकेत बन रही है। वो व्यक्ति दूसरी घटना के लिए वही प्रतिक्रिया दे रहा है जो उसे देना चाहिए। बच्चा जब मंदिर के सामने जा रहा है तो वह हाथ जोड़ रहा है, क्योंकि यह अभिवृत्ति उसकी मां के द्वारा विकसित की गई है उसके अंदर। इस तरह से हमने आज मनोवृत्ति संरचना के निर्धारक तत्व देखे, 3 प्रमुख हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग्स देखी हमने। अब अगर ये 150 शब्द में ज्यादा हो रहा है तो आप फ्लो चार्ट बनाएं, 3 प्रमुख कारक लिखें, उन कारकों के अंदर सब हेडिंग्स बना के एक फ्लो चार्ट बना दें। उसके बाद फिर प्रमुख 6-7 पॉइंट उठा के विथ एग्जाम्पल उनको लिख सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि आप सभी को एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपने फ्लो चार्ट में तो सारे बिंदु लिख दिए हैं। अब एक्सप्लेन में 6-7 बिंदु आप उठा के विथ एग्जाम्पल लिखेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को सब कुछ आता है, बहुत शानदार लिखा है। और अपन तो वैसे भी एग्जाम्पल पुट करते हुए चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर को समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता है। कल मैं चर्चा करूंगा अभिवृत्ति में परिवर्तन
किस प्रकार से होता है और अभिवृत्ति में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, ये 2 बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं। इसके साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। बताइएगा आप लोग कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रॉपरली यूज मास्क, बार बार हैंड वॉश करते रहें और 2 गज की दूरी बना के रखें। जय हिंद।